हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक हीट एंड ट्रांसफ़र जो छोटा सा टॉपिक है मैं उसको ही क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग उसको देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट क्या होता है, व्हाट इज़ हीट। तो हम हीट को क्या मानते हैं। हीट जो होता है, हीट एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, जब हीट ट्रांसफ़र तब होता है जब एनर्जी का डिफरेंट होता है। मतलब कोई चीज़ ठंडी होती है और कोई चीज़ गर्म होती है, तो उनकी जो टेम्परेचर में डिफरेंट होता है। तो हमारी जो ठंडी वस्तु होती है वो गर्म वस्तु को हीट देती है और गर्म वस्तु ठंडी वस्तु से हीट ट्रांसफ़र करती है। तो इसी प्रकार से हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन ये हीट ट्रांसफ़र किस तरह हो रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा। ये डिपेंड करता है उसके सब्सटेंस पे, कि उसकी फेस क्या है। जैसे कि वो सॉलिड है हमारा, लिक्विड है हमारा, गैस है हमारा। तो हमारी हीट ट्रांसफ़र की 3 विधियाँ होती हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन हमारा होता है चालन, कन्वेक्शन हमारा होता है सावहन और रेडिएशन हमारा होता है विकिरण। तो आज मैं आपको इन तीनों के बारे में ही बताऊंगी कि इसमें इन तीनों से हम कैसे कैसे हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो आज हम बात करेंगे, इसे देखिए, आप देख लीजिए, आप तीनों का होता है कि कन्वेक्शन, ये हमारा है कन्वेक्शन, ये है हमारा कंडक्शन और ये हमारा रेडिएशन। ये पूरा हमारा हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है। तो हम इसको ही स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन जो हमारा होता है, ज़्यादातर सॉलिड्स में देखने को मिलता है, या फिर दो पार्ट्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तब भी हमारा कंडक्शन होता है। सॉलिड में जो होता है ना, उसके इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर के वाइब्रेशन होते हैं। जैसे मैं आपको इसका दिखाती हूँ, ये है सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इसमें जब हम कोई भी मेटल है उसको हमने गर्म किया, तो उसका इसको एक साइड से गर्म किया, तो उसमें ना उसकी जो मॉलिक्यूल्स होती है हमने उसको इधर गर्म किया। तो लेकिन फिर ये वाला माइक्रोस हमारा वाइब्रेट हो जाएगा, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, जो कि अपने आसपास सब में इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसके वाइब्रेशन में भी होता है। और इसमें इसके हमारे 2 कारण होते हैं सॉलिड में कंडक्शन होना। एक होता है हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमने किसी भी मेटल को गर्म किया, किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वह एनर्जी को गेन करेगा और तथा एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाकर एनर्जी को रिलीज़ करेगी। सपोज डैट मैंने इस रॉड को, ये जो हमारा दिख रहा है, आप जो फिगर में देख रहे हैं, अगर मैंने इसको गर्म किया तो ये धीरे धीरे पहले ये गर्म होगा, फिर धीरे धीरे चल के यहाँ तक ये पूरे को गर्म कर देगा, जो कि हमारे हाथ पर भी हीट आ जाएगी। हमारे हाथ पर हीट आ जाएगी तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो चल चल के वो पूरे को इसको कवर अप कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो हाई टेम्परेचर से ये पूरे यहाँ के टेम्परेचर ये पूरी रॉड को गर्म कर देगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन, जो कि सॉलिड्स में ज़्यादातर होता है, लेकिन ये लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। मैं आपको उसको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि लिक्विड और गैसेस में कैसे होता है। जो कि पहले हमारा जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला बता दें, जो भी मेटल कंडक्टिविटी, जैसे इसमें मेटल कंडक्टिविटी भी होती है, जो भी मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो सपोज डेट आप जानते होंगे उसमें थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी। तब थर्मल कंडक्टिविटी होगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, मैं आपको, थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस से उसमें किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, थर्मल कंडक्टिविटी को बताएगा। मतलब उसमें किस रेट से हीट है, वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। किसी की भी हमारी थर्मल कंडक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा हाई है ना, तो इसका मतलब है कि ये बहुत तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसके अंदर। इसी अगर थर्मल कंडक्टिविटी हमारी क्या है, कम है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो वह बहुत कम हीट ट्रांसफ़र ही कर पाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा है हमारा गैसेस में। ये हमारा बात होगी सॉलिड में। अब गैसेस में कैसे होते हैं, गैसेस में हमारे होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट ट्रांसफ़र के कारण होता है। गैसेस में हमारे इंटरमॉलिक्यूलर ट्रांसफ़र के कारण और मॉलिक्यूलर में कोलिजन होते हैं। जैसे कि देखिए ये है, और ये इसकी जो हमारी गैसेस होती हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो बहुत दूर दूर होते हैं ना, वो तो पास नहीं होते। जैसे हमने अभी सॉलिड के देखे थे, इसके एक ये है, एक ये उड़ रहा है, एक ये उड़ रहा है। गैसेस के तो सब दूर दूर होते हैं। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर मूवमेंट के ट्रांसफ़र के कारण और मॉलिक्यूलर में कोलिजन होने के कारण गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका हीट ट्रांसफ़र रेट भी ज़्यादा होगा, जिससे हीट ट्रांसफ़र रेट उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब एक मॉलिक्यूलर दूसरे मॉलिक्यूलर से टकराता है तो भी हीट ट्रांसफ़र कर देता है। इसी प्रकार लिक्विड का भी कुछ ज़्यादा है। जैसे कि हम इधर देखिए आप, जैसे कि
जैसे कि स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हमारे मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे को आपस में पकड़ के रखे हैं, इसने इसको पकड़ रखा है, बिल्कुल एक एक बॉन्ड टाइप का बना रखा है, इसको बॉन्ड बोलते हैं, एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए हैं ये लोग। और जो हमारे गैसेस के थे वो तो काफ़ी दूर दूर थे, और जो हमारे जो लिक्विड के होंगे, लिक्विड के कैसे होंगे, लिक्विड के गैसेस के अकॉर्डिंग तो दूर दूर हो, गैसेस के अकॉर्डिंग तो पास पास होंगे, लेकिन सॉलिड के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा दूर होंगे, लिक्विड के ऐसे होंगे। और ये इनमें भी जो होता है ना, लिक्विड में भी कंडक्शन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण होता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल गैसेस के कंपेयर में ज़्यादा पास पास रहते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं, और तथा यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी काम करता है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है। तो कंडक्शन आपको लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में समझ आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन की बात करेंगे अब हम। कन्वेक्शन मतलब सावन का डायग्राम ये रहा। ये जो होता है, जैसे कि मैं आपको एक घर के एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि ये पहले मैं बताती हूँ, ये फ्लूइड में होता है। जैसे कन्वेक्शन तब होता है जब एक फ्लूइड दूसरे फ्लूइड्स में मिक्स होगा, या जिसका टेम्परेचर हाई होगा और दूसरे फ्लूइड से, तो वह फ्लूइड हाई टेम्परेचर को रिलीज़ करेगा तथा लो टेम्परेचर इसको गेन करेगा, तब यह प्रोसेस होता है। जैसे हम घर पे चाय बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे हीटअप किया तो जो वाटर होता है उसके नीचे वाले पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। नीचे वाले पार्ट्स क्या होते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। आपने अब रोज़ देखते होंगे जब भी आप चाय बनाते हो तो ये नीचे वाले पार्ट से गर्म होकर ऊपर जाते हैं, तो ऊपर वाले पार्टिकल जो है फिर नीचे आते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता है। नीचे वाले की क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्के होकर फिर ऊपर जाने लगते हैं, और ऊपर वाले नीचे आने लगते हैं। तो ऊपर नीचे में जो गर्म होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और ठंडे वाले नीचे आते हैं, फिर वो भी गर्म हो जाते हैं। तो एक सर्कुलेशन चलता है, जो ऊपर से नीचे की ओर एक क्या होता है, हमारा सर्कुलेट होता है पानी जैसे वाटर ये सर्कुलेट हो रहा है ना, तो इसी को हम, इससे हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन हो जाता है, और ये हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। सबसे पहले तो हमारा ये बर्तन ही गर्म होता है, उसके बाद ही ये सब होता है। ठंडे गरम होके वो ऊपर जाते हैं, ठंडे हल्के होकर, और फिर ऊपर वाले नीचे आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और ये फ्लूइड्स में होता है। जैसे आप इसमें भी, इस वाले डायग्राम में भी देखिए, ये देखिए इसमें हमारा कन्वेक्शन हो रहा है। ये देखिए जब यहाँ पे हमने हीटअप किया है इसको, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर गए, और गर्म होके ये ऊपर गए, और फिर ठंडे वाले नीचे आए, ऐसे कर करके फिर ये इवेपोरेट होने लगता है। जब ये पूरा गर्म हो जाता है तो इवेपोरेट हो जाएगा और ये भाप बन जाता है। तो ये हमारा कहता है कन्वेक्शन। अब हम बात करते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन का मैं डायग्राम दिखाती हूँ। रेडिएशन ही है। रेडिएशन जैसे कि हम सर्दियों में हाथ सेकते हैं तो हमारा हाथों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे हम हाथ, जैसे आप देख सकते हैं ये जो इसमें रेडिएशन निकल रही है, इससे हमारे हाथ जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन हीट टेम्परेचर किसी भी मेटल में भी हो सकता है, और रेडिएशन हीट टेम्परेचर भी स्पेस में भी हो सकता है। रेडिएशन की वैक्यूम में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। रेडिएशन हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये आती हैं रेडिएशन में से। सन हमारा क्या है, सन ये हमारा हीट का काम कर रहा है, ये हमें हीट दे रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारी जो वेव ये हाउस पे गिर रही है, आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और इसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है लाइट की तरह ही। जैसे हॉट बॉडी में अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे ये वेव रेडिएट करती है, तथा कोल्ड बॉडी जो हमारा हाउस है, कोल्ड बॉडी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करती है, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है। और रेडिएशन में हमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। और जो सन से जो लाइट आती है वो रेडिएशन के माध्यम से ही हम तक पहुंच पाती है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता है। तो आई होप आपको रेडिएशन भी समझ आ गया होगा। तो इसमें मैंने आपको तीनों बता दिए कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और रेडिएशन। तो इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। इन सब में से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है? आप बता सकते हैं। मैंने अभी समझाया, बॉइलिंग वाटर की, स्टीम की, सॉलिड आइस की, या रेन वाटर की। तो हमारी इसमें सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है वो सॉलिड आइस की होती है। बर्फ़ की सबसे ज़्यादा हमारी होगी थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक क्वेश्चन और है, विच सब्सटेंस हैज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें पूछा सबसे कम किसकी होगी, मैंने बताया सबसे कम किसकी होगी, हमारी एयर की होगी। देखते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों, चालन, सावहन और विकिरण द्वारा होता है। चालन, सावहन, विकिरण, ऐसे कौन सी इसमें तीनों हो जाएंगी, विद्युत हीटर, भाप संघनित, बर्फ के पिघलने, या वायलर। तो हमारा जो वायलर होता है ना, वायलर में ऊष्मा का स्थानांतरण तीनों विधियों, चालन, सावहन एवं विकिरण द्वारा होता है। चालन हमारा होता है कंडक्शन,
सावन हमारा होता है कॉन्वेक्शन और विकिरण हमारा होता है रेडिएशन, ये मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। चालन होता है, इसमें ऊष्मा उच्च ताप वाले कण से निम्न ताप वाले कण की ओर प्रभावित होती है, इसमें कण वास्तव में गति नहीं करते हैं। सावन होता है, इस विधि में माध्यम के कण अपने स्थान से हटकर गति करने लगते हैं। और विकिरण, इस विधि में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश विकिरण द्वारा ही हम तक आता है। तो ठीक है, ये हमारा विजाग स्टील का क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा चालकता की यूनिट है। ऊष्मा चालकता की हमारी यूनिट क्या है? ऊष्मा चालकता, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला बताना चाहिए, Q = -KA/dT/dx। और इसका लेकिन हमें क्या निकालना है? ऊष्मा चालकता। तो हमारी इसे K से डिनोट करते हैं। K = हो जाएगा -Q dx TA/dt। Q हमारा कितना है? जूल। dx हमारा मीटर, T हमारा हो जाएगा सेकंड, A हो जाएगा मीटर स्क्वायर और dt हमारा हो जाएगा K। अब मैं इसमें बता देती हूँ, Q जो हमारी होती है ऊष्मा चालकता, dx हमारा होता है पट्टी की मोटाई, T हमारा जो होता है, जो उसमें टाइम लगेगा सेकंड में, और dt हमारा होता है पिंड के दो सतहों के तापमान का अंतर। तो हम इसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा जूल मीटर अपॉन सेकंड मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई K। तो मीटर स्क्वायर हो रहा है तो 1 मीटर से तो 1 मीटर कैंसिल, और जूल अपॉन सेकंड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? W में। तो इसका हमारी यूनिट बन जाएगी W/m। 1 मीटर कट चुका है K। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखिए। में धातु, इसका क्वेश्चन आएगा, धातु अच्छे ऊष्मा चालक होते हैं। धातु अच्छे ऊष्मा चालक किसमें होते हैं? क्योंकि धातुएं अच्छे ऊष्मा चालक होते हैं क्योंकि इसमें क्या है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा मिस हो गया है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इनके अणु सामान्यतः दूर दूर होते हैं, इसके अणु प्राय टकराते हैं रहते हैं, या सभी विकल्प सही हैं। तो मैंने से बताया था कि धातुएं अच्छे ऊष्मा चालक होते हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब धातुएं में ऊष्मा चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, जिसमें जितना अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वे धातु उतना ही ऊष्मा के चालक होंगे। ऊष्मा चालक ठोसों में चालक के वाइब्रेशन एवं मुक्त के इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जबकि द्रव एवं गैसों में ऊष्मा चालकता कोलिजन मतलब टकराना एवं डिफ्यूजन मतलब विसरण द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तापमान बढ़ने के साथ वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? SSC JEE का क्वेश्चन है। तो तापमान बढ़ने पर वायु की तापीय चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। और बढ़ती है, पहले आप बताइए, बढ़ती है घटती है? तो इसके तापमान बढ़ने पर वायु की ऊष्मा चालकता हमारी बढ़ जाती है। इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है K = T/m। अब आप देखिए, अगर हम किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू तो वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि T भी टेम्परेचर भी ऊपर है, K भी ऊपर है। लेकिन अगर वो पूछ लेता इसी की जगह, वो सेकंड बोलता है M जो होता है हमारा आणविक द्रव्यमान होता है। अगर आणविक द्रव्यमान को हम घटाएंगे तो केल्विन की मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान बढ़ने के साथ वायु की तापीय चालकता बढ़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक विद्युत का संचालक है? सबसे ज़्यादा विद्युत का संचालक कौन होता है? कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा होता है हमारा सिल्वर, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते ज़्यादा क्योंकि ये हमें महंगा पड़ता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर वगैरह में हम कॉपर का ही यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा विद्युत का संचालक सिल्वर ही होता है, लेकिन महंगा होने की वजह से हम कॉपर का यूज़ करते हैं। नॉलेज के लिए बता दूं, जो कॉपर की ऊष्मा चालकता होती है वो 5.96 × 10⁻7 होती है, और सिल्वर की होती है सबसे ज़्यादा 6.3 × 10⁻7, और गोल्ड की होती है 4.1 × 10⁻7, और एल्युमिनियम की होती है 3.5 × 10⁻7। और ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्वेश्चन है। तापमान मापन यंत्र नहीं है। तापमान को किससे नहीं मापा जा सकता? ये हमारा MP सब इंजीनियर का क्वेश्चन है। अब थर्मोकपल, थर्मिस्टर, पायरोमीटर, ये तो सब तापमान मापने के, लेकिन रोटामीटर जो है ये हमारा तापमान मापने का यंत्र नहीं है। रोटामीटर से क्या मापा जाता है? रोटामीटर तापमान मापन का यंत्र नहीं है, जबकि थर्मोकपल, थर्मिस्टर, पायरोमीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है। रोटामीटर जो होता है वो प्रभाव की दर ज्ञात करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पायरोमीटर का यूज़ करते हैं, पायरोमीटर द्वारा उच्च तापमान को मापा जाता है, और थर्मोकपल तापमान का स्थिर रखता है, और थर्मिस्टर भी तापमान को स्थिर रखता है।
तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोटामीटर, जो रोटम प्रभाव की दर ज्ञात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है। इसमें से ऊष्मा स्थानांतरण की विधि हमारी कौन सी नहीं है? चालन, सावन, संघनन या विकिरण। चालन, सावन, संघनन ये तो सब पढ़ाया था। चालन, सावन, विकिरण ये सब हमारी क्या? ऊष्मा संचालन की विधि। लेकिन संघनन हमारी ऊष्मा संचालन की विधि नहीं है। इसका एक डायग्राम से मैं समझाती हूँ। ये देखिए, जब भी किसी हॉट वाटर को बंद कर देते हैं किसी भी बर्तन में, तो हमारा उसमें ऐसे करके ये वाटर जो है उसकी जो गैसेज हमारी वाटर में चेंजेज हो जाती हैं। जब गैस या भाप का द्रव में परिवर्तन होता है तो वह संघनन कहलाती है। इस घटना के फलस्वरूप गैसों का जलीय रूप में परिवर्तन होता है और यही घटना जो वाष्पीकरण की विपरीत होती है, संघनन की लेटेंट हीट बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषिका की उत्सर्जकता है। कृषिका, सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कृषिका क्या होती है। इसकी उत्सर्जकता, ये इसरो का क्वेश्चन है, इसकी उत्सर्जकता होती है 1। अब बात करते हैं कृषिका। ये हमारी कोई भी ब्लैक बॉडी हो सकती है। ब्लैक बॉडी मतलब यह एक आदर्श पिंड होता है जो सभी विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, कोई भी विकिरण ऊर्जा को परिवर्तित नहीं होने देती है। इस संसार में कोई भी आदर्श पिंड नहीं है, लेकिन काजल को आदर्श कृषिका माना जाता है। कभी भी अगर मैं डेली लाइफ की बात करूँ तो कृषिका, जैसे हमारा जो अम्ब्रेला होता है, छाता, उसका कभी भी ब्लैक कलर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ब्लैक कलर जो है सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए जो ब्लैक काले कपड़े होते हैं उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है अकॉर्डिंग टू अदर कलर से, क्योंकि वो उसको रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, वो सब अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी का ही कॉन्सेप्ट है कृषिका, और इसकी जो उत्सर्जकता की वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है। सौर बैटरी मूलतः होती है, ये हमारा यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। फ्लक्स में नियंत्रित एक वोल्टेज स्रोत या विकिरण फ्लक्स में नियंत्रित विद्युत धारा स्रोत, या एक नियंत्रित विद्युत धारा स्रोत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है कि विद्युत धारा स्रोत में सौर बैटरी का यूज़ हो रहा है। तो इसका और कहाँ हो रहा है? सौर बैटरी का उपयोग ऊर्जा प्लांट्स में भी हो रहा है, और सबसे औद्योगिक स्तर पर सोलर बैटरी की उपयोगिता से ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, सिंचाई पंपों, ऑटोमेटिक, मौसम में, विज्ञानशालाओं में और ट्रैवल्स, आजकल तो ट्रैवल्स में भी इसका यूज़ हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन, विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण किस पर निर्भर करता है? ये हमारा एसएससी का है। इसके तापमान पर, वस्तु की प्रकृति पर, या इसकी सतह के प्रकम और विस्तार पर, या सभी विकल्प सही हैं। तो विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण वस्तु के तापमान पर, वस्तु की प्रकृति पर, इसकी सतह, प्रकार तथा विस्तार के क्षेत्रफल, सभी विकल्प इसके राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा हो जाएगा 4th। Thanks for watching.